नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। और दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है, ये है हमारे सुपर हीरो के लिए, जो कि है हमारे फार्मर यानी कि किसान। किसान लोगों के लिए मैं खास करके वीडियो बना रहा हूं। अगर आप किसान हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, इसको सेव करके रखें। और अगर आप किसान नहीं हैं तो आपके पहचान में जो किसान भाई है, उनको ये वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड करें और सभी के साथ ये वीडियो शेयर करें। और सपोज़ अगर कोई व्यक्ति किसान है भी नहीं, तो भी दोस्तों आपको ये वीडियो काम में आने वाला है, क्योंकि आज का ये जो वीडियो है, ये वीडियो है हमारे बरसात के बारे में, यानी कि बारिश के बारे में। इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कि कौन से ईयर में बरसात कब आती है, उसका एग्जैक्ट टाइम क्या होता है, ये कैसे फाइंड आउट करें। तो इस चीज़ को हम बहुत ही डिटेल में देखने वाले हैं, यानी कि बारिश कब स्टार्ट होती है, उससे पहले के इंडिकेशन क्या होते हैं, उसके बाद के इंडिकेशन क्या होते हैं, और स्पेशली किसान लोगों ने उसकी तैयारी किस वे से करनी चाहिए। तो वीडियो जो है ये हमारा, इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है उसका सोर्स क्या है, ये मैं पहले बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो वीडियो में हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उसका बेस है हमारी एस्ट्रोलॉजी। और एस्ट्रोलॉजी जो है हज़ारों लाखों साल से ये चीज़ करते आया है। एस्ट्रोलॉजी के लिए बारिश कब होने वाली है ये प्रिडिक्ट करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ही नहीं। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सी जगह पे किसान लोग ये प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आजकल वो नॉलेज जो है वो दूर होते जा रहा है। इसीलिए किसान लोग इजीली प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं कि कब उन्होंने बारिश की प्लानिंग करनी चाहिए। अचानक से बारिश हो जाती है और नुकसान होते हैं। कभी कभी क्या होता है, किसान के हाथ से अपॉर्चुनिटी छूट जाती है, यानी कि जो मौका होता है कि जब बारिश के अनुसार प्लानिंग करनी चाहिए, वो किसान की तरफ से नहीं हो पाती है। ऐसा कुछ किसी भी किसान के साथ ना हो, और हर एक किसान जो है वो बारिश का अंदाज़ा लगा पाए, यही हमारा एम है इस वीडियो से। तो वीडियो बहुत ही इजी है, समझने के लिए भी इजी है। ओके, इस प्रकार से वीडियो बना रहे हैं कि हमारे किसान भाई इजीली इसको समझ पाए और इस वीडियो का लाभ ले। तो चलिए सबसे पहले पॉइंट पे मैं आपको ले आता हूँ कि बारिश कब होने वाली है, ये हम कैसे पता करते हैं। तो देखिए, हमारे पास टोटल 27 नक्षत्र होते हैं। और दोस्त, आपने सुना भी होगा कि मृग नक्षत्र लग गया है, तो किसान लोग इस प्रकार से तैयारी करते हैं, या फिर बारिश आने की शुरुआत होती है, ऐसा आपने सुना होगा। तो वो एग्जैक्टली क्या है, तो वो नक्षत्र ही है। हमें क्या देखना है कि उस नक्षत्र में हमारे जो प्लैनेट है वो कब जाएंगे, उसके अनुसार से हम पता करते हैं कि बारिश आने की शुरुआत होने वाली है, या फिर ज़ोर से बारिश होने वाली है, या फिर कम बारिश होने वाली है। ये सब चीज़ देखते हैं। अब वैसे तो हर वर्ष का जो पंचांग होता है, उसमें एग्जैक्ट डेट दी जाती है, और ये भी बताया जाता है कि बारिश कम होगी, ज़्यादा होगी, या फिर बारिश नहीं होगी। ये सब चीज़ पता चल जाती है। पर क्योंकि पंचांग जो है वो हर एक व्यक्ति के पास नहीं हो सकता है, इसीलिए क्या होता है, हर एक व्यक्ति पंचांग को चेक नहीं कर पाता है। लेकिन आज के ज़माने में हर एक व्यक्ति के पास मोबाइल फ़ोन है। इसीलिए हम क्या करेंगे, इस वीडियो में आपको वो टेक्निक बता देंगे कि जिसकी हेल्प से आप बारिश का अंदाज़ा लगा सके, और वो भी सिर्फ अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ करके। तो चलिए अभी मैं शुरुआत कर रहा हूँ आपको इसके पीछे का जो लॉजिक है, जो कारण है, वो बताने की। तो देखिए, 27 नक्षत्र हमारे पास है। अब नक्षत्र क्या होते हैं, वो एक जगह है जो अपने जगह से कभी नहीं हिलती। जैसे कि देखिए, ज़मीन है, ज़मीन के ऊपर आपका घर है, राइट। आप घर को तोड़ सकते हैं, लेकिन ज़मीन को नहीं तोड़ सकते, राइट। ज़मीन एक जगह पे ही है, उस पे आप आ जा सकते हैं। तो वैसे ही जो ये हमारे नक्षत्र होते हैं, ये अपने जगह पे ही रहते हैं, वो कभी हिलेंगे नहीं। लेकिन उस जगह पे से प्लैनेट आते जाते रहते हैं। ओके, यानी कि हमारे जो ग्रह होते हैं वो आते जाते रहते हैं। हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि बाकी जो भी ग्रह हैं उनसे हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ देखना है कि हमारे जो सूर्य देव है वो कब हमारे वाले नक्षत्र में आ रहे हैं जो हमारे काम का है। अब वो कौन से हैं वो भी बताऊंगा मैं आपको, पर हमें जस्ट ये देखना है कि सूर्य देव कब हमारे उस नक्षत्र में आएंगे, और जब भी वो आएंगे तब हमारी
बारिश की शुरुआत हो जाएगी। अब वो कौन से नक्षत्र में आने के बाद एग्जैक्टली धरती पे क्या होता है और हमें कौन सी तैयारी करनी चाहिए हमारे खेत के लिए, ये भी हम आपको बताएंगे विस्तार से। पर अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि सूर्यदेव जिस भी नक्षत्र में जाते हैं, 27 में से कोई भी एक नक्षत्र, तो उसके अनुसार हमारे धरती पे अलग अलग तरीके का प्रभाव पड़ता है। अब देखिए, बारिश जो है वो तो हर साल आ रही है, तो क्या ऐसा है कि सूर्य देवता हर महीने या फिर हर दिन अलग अलग नक्षत्र में जा रहे हैं? तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों जो चंद्र है वो क्या करता है, वो हर रोज़ एक नक्षत्र में जाता है। ओके, लेकिन सूर्य का वैसा नहीं है। सूर्यदेव क्या करते हैं कि साल में एक नक्षत्र में सिर्फ एक ही बार आते हैं। यानी कि देखिए, साल में 365 दिन होते हैं और सूर्यदेव हर एक नक्षत्र में लगभग 14-15 दिन रहते हैं। यानी कि पूरे साल में अगर हम देखें 27 नक्षत्र जो होते हैं, उनमें सूर्यदेव सिर्फ एक एक बार आ रहे हैं। यानी कि एक नक्षत्र में पूरे एक साल में सिर्फ एक बार। अब इसी की वजह से क्या हो रहा है कि हमारा जो गणित है वो बहुत ही आसान हो गया, क्योंकि एक नक्षत्र में पूरे साल में सूर्यदेव सिर्फ एक ही बार आएंगे और हमें क्या करना है, एक जो हमारा कोई भी नक्षत्र है उसको सिर्फ एक ही बार देखना है। ओके, तो अब तक के आपको ये समझ में आ गया है कि जो भी नक्षत्र देखे जाते हैं हमारे किसान भाइयों के लिए और सिर्फ बारिश के लिए, वो नक्षत्र के लिए हमें सिर्फ सूर्य देखना होता है। यानी कि सूर्य उस नक्षत्र में कब जा रहे हैं। वही अगर आप चंद्रमा के लिए देखें तो वो जो कैलकुलेशन है वो कठिन हो जाएगा, यानी कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चंद्र जो है वो एक नक्षत्र में महीने में एक बार जाते हैं। ओके, मतलब कि साल में जो है चंद्रदेव हमारे एक नक्षत्र में कम से कम 11 से 12 बार जा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, चंद्र को देखना ही नहीं है, क्योंकि हमें उस चीज़ का काम नहीं है। क्योंकि हमारा आज का टारगेट क्या है, आज हमें सिर्फ इतना देखना है कि हम बारिश की तैयारी, हमारे खेत की तैयारी किस प्रकार से करें। और उसके लिए हमें सिर्फ सूर्य का किसी नक्षत्र में जाना, सिर्फ ये देखना है। अब हम आपको ये बताएंगे कि ये हम हमारे मोबाइल फ़ोन पे कैसे देखेंगे इंटरनेट की मदद से। तो जब भी हम मोबाइल फ़ोन पे सर्च करेंगे, यानी कि खोजेंगे, तो हमें क्या लिखना है ये हम देखेंगे। तो किसी भी नक्षत्र में जाना या फिर किसी भी राशि में जाना, इसको कहा जाता है हिंदी में गोचर। ओके, और अगर इसी को हम इंग्लिश में देखते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रांजिट। अब गोचर के प्रकार जो है वो अलग अलग होते हैं। एक राशि में जाने वाला भी गोचर होता है, एक नक्षत्र में जाने वाला गोचर होता है जो अभी हमारे काम का है, और एक गोचर होता है वो होता है नक्षत्र के पद में जाने वाला गोचर। तो आपको क्या देखना है, सिर्फ सूर्य का किसी भी नक्षत्र में जाने वाला गोचर। तो जब हम सर्च करेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे, अगर मान लीजिए हमें अश्विनी नक्षत्र देखना है। अब नक्षत्र जो है वो 27 है, उनके क्या नाम है ये भी आप देख सकते हो इंटरनेट पे। लेकिन हमें जो है सभी नक्षत्र उसको देखने की ज़रूरत नहीं है, हमें कुछ ही नक्षत्र देखने हैं, वो हम अभी देखेंगे बाद में। लेकिन जब आप सर्च करते हैं मोबाइल फ़ोन पे, जब आप खोजते हैं, तो आपको क्या खोजना है, हम उदाहरण लेते हैं कि हम अश्विनी नक्षत्र में सूर्य कब जाएगा, ये अगर खोजते हैं तो हमें क्या लिखना होगा कि इस साल में, यानी कि जो भी साल चल रहा होगा, हो सकता है आप ये 2026 में चेक करें, 2030 में चेक करें, 2050 में चेक करें। तो मान लीजिए हम ऐसा मान के चलते हैं कि आप ये 2030 में वीडियो देख रहे हो, तो आपको क्या खोजना है कि 2030 में सूर्य अश्विनी नक्षत्र में कब जा रहे हैं, इसकी तारीख बताएं। तो आपको इंटरनेट पे आसानी से पता चल जाएगा कि उस साल सूर्य अश्विनी नक्षत्र में कब जा रहा है। बस इतना आसान है ये खोजना। और वो जा रहा है तो आपको क्या करना है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो अभी मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया है कि सूर्य का नक्षत्र में जाना ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद ये हम इंटरनेट के मदद से कैसे चेक कर सकते हैं, यानी कि हम वो तारीख कैसे पता कर सकते हैं जिसमें सूर्य
किसी विशिष्ट नक्षत्र में जा रहा है। तो अभी हमें आगे क्या देखना है? अभी हमें ये देखना है कि हमारे लिए टोटल जो 27 नक्षत्र है उसमें से कौन से नक्षत्र महत्वपूर्ण है और हमें उस नक्षत्र पे सूर्य आने के बाद क्या करना है। तो चलिए अभी हम देखते हैं वन बाय वन नक्षत्र जो हमारे काम के हैं। तो अगर हम नक्षत्र की शुरुआत करते हैं 1 2 3 ऐसे नंबर से, तो टोटल वो होते हैं 27। लेकिन उसमें से हमारे काम के सभी नक्षत्र नहीं है। सो हम कहाँ से शुरुआत करते हैं ये मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो पहले जो 4 नक्षत्र है यानी कि अश्विनी, भरणी, कृतिका और रोहिणी, ये हमारे कुछ काम के नहीं है। हमारा जो काम है वो शुरू होता है 5वें नंबर के नक्षत्र से, जिसको हम कहते हैं मृगशिरा नक्षत्र। अब ये नक्षत्र इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि यही नक्षत्र है जो बारिश की शुरुआत कराता है। अभी ये नक्षत्र जनरली जून महीने के स्टार्टिंग में ही आता है और यही नक्षत्र सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारी जो बारिश की साइकिल हो रही है उसका सबसे पहला ये नक्षत्र है। यहाँ से जस्ट बारिश की शुरुआत होती है। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश आएगी। और ये एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पे हमें अलर्ट हो जाना होता है, यानी कि चौकन्ना हो जाना होता है। आप देखते होंगे कि एक्चुअल बारिश आने से पहले कभी कभी क्या होता है, बीच बीच में बारिश आती है, यानी कि वो सिग्नल देती है कि यहाँ से बारिश की शुरुआत हो गई है। तो वो सिग्नल जो है वो हमें मिलता है मृगशिरा नक्षत्र से। अब इसका मतलब क्या है कि जब भी सूर्यदेव मृगशिरा इस नक्षत्र में जाएंगे तब से बारिश की शुरुआत हो जाएगी। अब ये ऑनलाइन कैसे चेक करें? तो आप जस्ट वैसे ही सर्च कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर साल में सूर्यदेव मृगशिरा नक्षत्र में कब जा रहे हैं और आपके स्टेट की या फिर सिटी की लोकेशन दे सकते हो। उसके अनुसार बारिश की शुरुआत हो जाती है। अब ये तो हो गई शुरुआत, पर बारिश की शुरुआत कभी भी ऐसी नहीं होती है कि थोड़ी थोड़ी बारिश हो जाए और दूसरे दिन से वो बढ़ जाए और तीसरे दिन और बढ़े। क्योंकि एज़ पर लॉ ऑफ नेचर, हमारा नेचर जो है ये ऐसे काम नहीं करता है। नेचर हमें धीरे धीरे सिग्नल देता है, ओके, ताकि हम अच्छे से तैयारी कर सकें अपने काम की। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या होता है। मृगशिरा नक्षत्र जब ख़त्म हो जाएगा, यानी कि सूर्य मृगशिरा नक्षत्र से निकल जाएगा और जाएगा आर्द्रा नक्षत्र में, तब क्या होता है वो देखते हैं। अभी ये जो पॉइंट है ये हमारे सफ़र का एक दूसरा पॉइंट है। अब यहाँ पे क्या होता है ये कैसे पता करें? तो ये मैं बताता हूँ। आर्द्रा ये जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है ह्यूमिडिटी। अब आपको पता है कि जब भी दोस्तों वातावरण में बहुत गर्मी होती है और उसके बाद जब बारिश होती है तब क्या होता है, ज़मीन के अंदर से जो भाप होती है वो ऊपर निकलती है और आपको गर्मी होने लगती है और वातावरण में ह्यूमिडिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। ओके, तो ये हो क्यों रहा है? क्योंकि ज़मीन पहले बहुत गर्म थी, उसके बाद बारिश आई। ओके, इसीलिए ज़मीन की गर्मी निकलने लगी है और पहले से भी ज़्यादा गर्मी होती है जिसको हम ह्यूमिडिटी बोलेंगे। तो ह्यूमिडिटी वातावरण में ज़्यादा बढ़ रही है जिसको आर्द्रता बोलते हैं और इसीलिए इस नक्षत्र का नाम है आर्द्रा नक्षत्र। अब इस नक्षत्र में एग्जैक्टली क्या हो रहा है? तो इस नक्षत्र में इस तरह से बरसात हो रही है कि वो ज़मीन को गीला कर दे। अब अगर ज़मीन जस्ट गीली हो रही है तो इसका मतलब क्या होता है? जब भी ज़मीन गीली होती है ऊपर की बारिश से, तब वो ज़मीन में बीज डालने लायक बन जाती है। तो बीज डालने के लिए हमेशा ऊपर की जो बारिश है, ऊपर का पानी, उसकी ज़रूरत होती है और उसी से ज़मीन फर्टाइल होती है, यानी कि बीज डालने लायक होती है। तो चलिए अब ज़मीन बीज डालने लायक तो बन गई है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब नेक्स्ट पॉइंट पे क्या हो रहा है कि हमारे सूर्यदेव नेक्स्ट नक्षत्र में जा रहे हैं और हमारा नेक्स्ट जो नक्षत्र है उसका नाम है पुनर्वसु। तो जब भी सूर्यदेव पुनर्वसु इस नक्षत्र में आते हैं तब क्या होता है ये देखते हैं। जब भी सूर्यदेव इस नक्षत्र में आएंगे तब हम क्या करेंगे, ज़मीन में हल चलाएंगे। ओके, इसके बाद हम ज़मीन में जो बीज होते हैं वो डालेंगे। अब ये जो नक्षत्र है पुनर्वसु, उसका नाम ही ऐसे पड़ा है कि वो सभी चीज़ों का पुनर्वसन कराता है। अगर आपको किसी भी नक्षत्र की एकदम ज़्यादा डीप में डिटेल देखनी है तो उसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका नाम है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी लर्निंग सीरीज़,
जिसमें मैंने 27 के 27 नक्षत्र, सारे नक्षत्र, उनकी डिटेल आपको बताई है। अगर आप चाहे तो वो सीरीज़ देख सकते हैं अगर आपको एस्ट्रोलॉजी सीखना है तो। और अगर आपको सिर्फ खेती के लिए ही देखना है वीडियो तो यही वीडियो सफिशिएंट है। यानी कि पूरा का पूरा खेती का नॉलेज जो भी होता है बारिश रिलेटेड, वो इसी वीडियो में मैं बताऊंगा। तो देखिए अब तक क्या क्या हुआ कि ज़मीन बीज डालने लायक हो गई, उस पर हमने हल चला लिया और बीज भी डाल दिया। अब इस पॉइंट पे हम क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट पे हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमने जो डाला है बीज उस पे ऊपर से पानी आएगा। तो इसीलिए हम आते हैं अगले पड़ाव पे, जो कि होता है पुष्य नक्षत्र। यानी कि जब भी सूर्यदेव पुष्य नक्षत्र में आएंगे तब क्या होगा ये देखते हैं। तो अभी हमारा बीज जो है वो तो ज़मीन में डल गया है। अभी इस नक्षत्र पे क्या होता है कि जब भी सूर्यदेव पुष्य नक्षत्र में आएंगे तो वो क्या करेंगे, जो हमारे ज़मीन होती है या फिर हमारे जो पौधे होते हैं, पेड़ पौधे, सभी को एक पोषण देंगे। अब वो पोषण कैसे देंगे, तो वो बारिश के रूप में पोषण देंगे। यानी कि इस प्रकार से बारिश होगी कि ज़मीन और पौधे पेड़ इन सभी का पोषण होगा। अब पोषण बारिश से तभी होता है कि जो वो लगातार चलती रहे बारिश, ओके, और वो इतनी हो कि पेड़ पौधों के लिए और ज़मीन के लिए एक अच्छे प्रमाण में हो। यानी कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो एकदम कम गिरे या फिर बहुत टाइम के बाद गिरे, मतलब एक बार बारिश हो गई और दूसरे बार जब हो रही है उसमें 1-2 दिन का फ़र्क हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो कम हो और वो एकदम ज़्यादा हो कि लगाए हुए पेड़ भी बह जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से बारिश होनी चाहिए कि उससे पेड़ पौधों का पोषण हो। अब पेड़ पौधों का जो पोषण होता है वो कितनी बारिश से होगा ये कभी भी इंसान तय नहीं कर सकता है, ये कुदरत ही तय करती है। और वो पेड़ पौधों का पोषण हो, ज़मीन का पोषण हो, उस हिसाब से ही बारिश कराती है। सो चलिए अब हम आएंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जब सूर्यदेव अश्लेषा इस नक्षत्र में जाते हैं। तो जब भी सूर्यदेव अश्लेषा इस नक्षत्र में जा रहे हैं तब कौन कौन सी चीज़ें कर सकते हैं। तो देखिए जब भी बारिश की शुरुआत हो गई और अश्लेषा ये नक्षत्र आ गया तो उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं। तो ये जो टाइम है अश्लेषा नक्षत्र का, इसमें हमें फिर से चांस मिलता है हमारे खेत में हल चलाने के लिए। सो कुछ कुछ ऐसी फसल रहती है जिसमें हमें ज़मीन गीली होने के बाद, यानी कि बारिश होने के बाद हमें हल चलाना होता है। सो वैसे अनाज के लिए अश्लेषा इस नक्षत्र में हल चलाया जाता है। या फिर अगर ऐसे कोई भी फसल आप नहीं ले रहे हो तो जब हम खेत में जब कुआं खोदते हैं तो वो भी आप इस नक्षत्र पे कर सकते हैं। यानी कि खेत की जो ज़मीन है या फिर कोई भी नॉर्मल ज़मीन है उसमें अगर आपको खुदाई करनी है पानी निकालने के लिए तो उसके लिए अश्लेषा नक्षत्र एक बहुत ही अच्छा नक्षत्र होता है। अब देखिए अब हम इस पॉइंट पे हैं कि ज़मीन को हमने खोद लिया है, उसमें हमारे जो बीज होते हैं वो भी डाल दिए हैं। अभी हम जस्ट इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमारी जो फसल है वो निकले और हम उसे फसल को निकाल ले। यानी कि अब तक के जो हमने मेहनत की है उसका फल हम कब निकालें, तो उसके लिए आता है मघा नक्षत्र। यानी कि जब भी सूर्य देवता मघा इस नक्षत्र में जाते हैं तब हमें क्या दिखता है कि हमने जो बोया था वो अभी रेडी है और वो अब हमारे हाथ में आ सकता है। और वो चीज़ होती है मघा इस नक्षत्र में। इसी के साथ साथ अगर मान लीजिए कि अभी तक के जो हमने नक्षत्र डिस्कस किए हैं उन सभी नक्षत्र में अगर बारिश हो ही ना, तो ये जो नक्षत्र है मघा, इस नक्षत्र में बारिश होगी। अगर इस पहले नक्षत्रों में नहीं हुई है तो ओके, और ये बारिश बहुत ही अच्छी होती है जिससे आपकी जो प्रोसेस होती है किसानों की प्रोसेस वो फिर से चालू कर सकते हैं। यानी कि ऐसा समझ लीजिए कि कुदरत ने आपको दूसरा मौका दिया। अब कौन से साल बारिश कम होगी या फिर ज़्यादा होगी ये भी हम पता करते हैं, उसके लिए वाहन देखना होता है, वो भी एक अलग प्रोसीजर है। फिर भी आप ये समझ लीजिए कि अगर बारिश नहीं हुई पहले तो मघा इस नक्षत्र में वो हो जाएगी। अब अगर मघा नक्षत्र में बारिश हुई
तो मघा के बाद ही आता है एक नक्षत्र जिसका नाम है पूर्व फाल्गुनी। अब इस नक्षत्र में क्या होगा, जैसे ही सूर्यदेव पूर्व फाल्गुनी इस नक्षत्र में जाएंगे तब इस टाइम इतनी ज़्यादा बारिश होगी कि पानी जो है वो ज़मीन के ऊपर से बहने लगेगा। अब ये ऐसा पॉइंट है कि कुछ कुछ फसल के लिए नुकसान पहुंचा सकता है। अभी इसका इस्तेमाल उपयोग कैसे करना है ये किसान भाइयों को बहुत अच्छी तरीके से पता है, यानी कि कौन सी फसल डालनी है और कौन सी निकालनी है, इस पॉइंट पे वो पता है। अभी इसका एक और एक फ़ायदा है जो मैं बता देता हूँ कि अगर इतने बड़े प्रमाण में अगर बारिश हो रही है तो उसका फ़ायदा हम ऐसे ले सकते हैं कि हम उस टाइम पे कुआं खोदना चालू कर सकते हैं। तो कुआं खोदना ये पूर्वा फाल्गुनी के नक्षत्र का एक और फ़ायदा है आपके लिए। अब उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट नक्षत्र पे। सो नेक्स्ट नक्षत्र है हमारा उत्तरा फाल्गुनी। अब इस नक्षत्र में क्या कर सकते हैं, तो देखिए इस नक्षत्र में भी बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपने बीज बोना मिस कर दिया है, यानी कि बीज नहीं बोए हैं, तो इस नक्षत्र में कर सकते हैं, यानी कि बीज बो सकते हैं। इसके बाद देखिए अगर आपको कोई बाग लगानी है तो उसके लिए भी ज़्यादा पानी लगता है, तो वो भी इस नक्षत्र में किया जा सकता है। इसके अलावा जो मेडिसिनल प्लांट रहते हैं वो भी आप इस नक्षत्र में लगा सकते हैं, जिससे औषधि बनते हैं वो झाड़। इसके अलावा अगर आपको कुआं खोदना है तो वो भी किया जा सकता है इस नक्षत्र में। अब इस नक्षत्र में भी अच्छा पानी आ रहा है, मतलब ये नक्षत्र भी हमारे काम का है। अब देखिए अच्छा पानी हो गया, सब कुछ हो गया, तो उसके बाद नक्षत्र आता है हस्त नक्षत्र। अब हस्त नक्षत्र जब भी आता है तो ये नक्षत्र भी बहुत अच्छा है, और इस नक्षत्र में आपको हर जगह पे हरियाली दिखेगी, यानी कि कुदरत ने हमें क्या दिखाया है, हमने जो मेहनत की है उसका फल दिखाया है इस हस्त नक्षत्र में। तो देखिए ये हो गए टोटल नक्षत्र जिसको हमें क्या करना होता है, ध्यान देना होता है। यानी कि हमने शुरुआत की थी मृगशिरा इस नक्षत्र से, और आखिरी नक्षत्र है हमारा हस्त नक्षत्र। सो इस प्रकार से अभी हमने 9 नक्षत्र देखे हैं और उनका उपयोग किस चीज़ के लिए किया जाता है ये भी देखा है। सो इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे नेचर का, यानी कि प्रकृति का कितना अच्छा एक सिस्टम है कि वो किस हिसाब से बारिश लाती है। अब इस वीडियो का मेन फोकस यही था कि बारिश का क्या संबंध है नक्षत्रों से, ये हमें देखना था। सो वो हमने देख लिया। तो अभी वीडियो ख़त्म करने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों के लिए एक चीज़ करूँगा कि कौन से भी साल में ये सभी नक्षत्र कब आ रहे हैं, यानी कि सूर्य देवता उस नक्षत्र पे कौन से तारीख को आ रहे हैं इंग्लिश कैलेंडर अनुसार, ये मैं नीचे कमेंट सेक्शन में आपके लिए लिख दूँगा। तो जैसे जैसे साल बदल जाएगा वैसे वैसे वो कमेंट जो है वो अपडेट होती जाएगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैं एक ही साथ अगले 4-5 साल की तारीख आपके लिए लिख दूँ। तो आप कमेंट जो है वो भी चेक कीजिएगा, जो मेरी कमेंट रहेगी वो मैं पिन कर दूँगा। सो चलिए वीडियो को करते हैं ख़त्म। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।